तो भाई एक और नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। तो जैसा कि भाई हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सो का एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है और सो भाई जिस रेड गेट के अंदर जाता है वहां पर मिल जाता है आयरन ऑफ बॉडी का डिसेंडेंट। और सिस्टम ने भी साफ साफ बोल दिया होता है कि आयरन ऑफ बॉडी के डिसेंडेंट को अपनी टीम में करना होगा तुम्हें, एक टीममेट की तरह। लेकिन ऐसा करने से पहले सो को भाई एम्यूट को आजाद कराना होगा और उसको करने के लिए जो सो रहता है वो भाई डंजन को बॉस को निपटाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उससे पहले भाई थोड़ा सा पास्ट का सीन देखते हैं। तो भाई सो ने ये ट्रिक भी अपनाया होती कि जो एम्यूट है वो शैडो डंजन के अंदर जा सकता है कि नहीं। तो सो गेट तो ओपन कर देता है बट वो नहीं जा पा रहा होता है अपना एम्यूट। और भाई यहाँ पर एम्यूट कहने लगता है कि जैसे ही मैं अपने मन में सोचता हूँ कि मैं इस जगह को छोड़ने वाला हूँ तैसे ये जंजीरें मुझे फिर से पकड़ लेती हैं। तो भाई जो सो रहता है वो कहता है कि ये तो बड़ा दिमाग खराब करने वाली चीज है। वैसे भी मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, मैंने इसे वैसे ही ट्राई किया था। और हमें अपने प्लान के लिए दो चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं और एसिल मिलकर डंजन के बॉस को हराएंगे और इस डंजन को ध्वस्त कर देंगे। और जब यह एक बार हो जाएगा और सभी पिलर्स गिर जाएंगे तब हम इन जंजीरों को नष्ट कर देंगे। उसके बाद मतलब कहने लगता है कि साथ में हम दोनों यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों में से एक भी चीज नहीं कर पाएंगे तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा ना। हाँ, हम इन दोनों में से एक भी चीज नहीं कर पाए तो हमारे पास कोई बैकअप का प्लान भी नहीं है। रहने दो जो भी है, लेकिन मेरे यहाँ फंसे रहने से तो बेहतर ही है। तो उसके बाद भाई हम प्रेजेंट में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो भाई डंजन का बॉस रहता है वो भाई अटैक करने के लिए तैयार होता है और भाई एक तगड़ा सा अटैक कर भी देता है और चारों तरफ मतलब धुआं धुआं हो जाता है। तो उसी बीच में से हमारा सोहो निकलता है और सोहो जो रहता है वो भाई खतरनाक स्लैशेस इन धुओं में मार देता है। फिर मिलाकर भाई सोहो ने भाई अंधाधुंध यहाँ पर स्लैशेस मार दी होती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। और उसके बाद सोहो भाई अपने मन में कहने लगता है कि द टॉम वार्डन का मैं रेत की वजह से उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ। वैसे इसका नेम प्लेट रेड कलर का था तो इसका मतलब कम से कम ये ए रैंक का तो होगा ही। और ऐसा ही चलता रहा तो इस रफ्तार से मेरी माना खत्म हो जाएगी। ये सब खत्म करने से पहले ही मुझे बहुत जल्द ही इसे खत्म करने की जरूरत है। और भाई एसिल रहती है वो भाई दूर से भाला चलाकर मारती है और सो जो रहता है वो भाई रूलर अथॉरिटी का यूज करके भाले को सीधा भाई सीका के पास भेज देता है। लेकिन जो भाई ये सीका रहता है ये भाई हाथ मारकर साइड कर देता है। और भाई जो सो रहता है वो भाई कहता है चिल्लाते हुए कि चलो बॉन्ड स्किल को यूज करते हैं एसिल। तब भाई यहाँ पर जो एसिल रहती है वो भाई चार्ज करने लगती है और भाई अपने मन में कह रही होती कि हाँ, मैंने डंजन्स के अंदर मोनार्क के साथ ये चीज तो सीख ली कि मुझे अपने बॉन्ड स्किल के लिए पावर की ज्यादा जरूरत है। और अगर मैं किसी मॉन्स्टर को हराती हूँ तो मेरे बॉन्ड स्किल की जो पावर्स रहती है चार्ज होने की वो बढ़ जाती है। मुझे आखिरकार मैंने जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा है उसका रिजल्ट मुझे आज देखने को मिलेगा। और भाई जो सो रहता है वो भी भाई अपना पंच चार्ज करते हुए सीका के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई इतनी अपनी पावर को यूज करने के बाद जो एसिल रहती है वो भाई नीचे गिर जाती है और भाई अपने मन में कहने लगती है कि शिट, मैंने अभी यंग मोनार्क को अपना सिर्फ दयनीय पक्ष दिखाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बॉन्ड स्किल यंग मोनार्क के कुछ मदद आए। और सो भी जो रहता है अपने मन में कहता है कि मैं भी इस अटैक में अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। और भाई लिटरली इस पंच से बीच में से भाई इसको फाड़ के रख देता है अपना सोहो। और दूसरी साइड ये जो डंजन रहता है भाई ढहने लगता है और डंजन ढहने की वजह से दोनों गधे समझ चुके होते हैं कि सोहो जो रहता है अपने प्लान में कामयाब हो गया। तो भाई दीवालों में जो कुंडियां या चाहे खूटियां जो भी लगी होती है वो भाई गिर जाती हैं। और यहाँ पर भाई जो बेरू रहता है वो भाई कहता है कि ओए मगरमच्छ, मैं यंग मोनार्क के पास जा रहा हूँ, मेरे पीछे आ। लेकिन भाई यहाँ पर जो एम्यूट रहता है वो भाई अपने मन में कह रहा होता है कि अगर इस बार ये जंजीरें मेरे रास्ते में न आए तो मैं आखिरकार टर्नाक से मुक्ति पा जाऊंगा। वैसे मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि टर्नाक और उस जादूगर ने मुझ जैसे एक नॉर्मल दानव में क्या देखा, उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मुझे हर दिन मरने की और फिर से जिंदा होने की पीड़ादायक यादें ही याद हैं। टर्नाक मेरी बॉडी को पूरी तरह से नष्ट कर देता और वो जादूगर मुझको फिर से जिंदा कर देता। मेरे ऊपर इन्होंने जितना लंबा प्रयोग किया उसके हिसाब से मेरी बॉडी भी उतना ज्यादा ताकतवर होती गई।
हालांकि मेरा दिमाग उस दर्द को नहीं सहन कर पा रहा था, तो मैंने अपनी आंखें ही निकाल ली और उस दर्द का आनंद लेने लगा। उस दर्द के दौरान मुझे सिर्फ एक ही चीज ने आशा दी, जब मैंने उस प्रकृति का अनुभव अपने बचपन में किया था। और भाई एम्यूट अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं ऐसा कर पाया तो। लेकिन तभी भाई जो जंजीरों की कुंडियां रहती हैं वो भाई हमारे एम्यूट को आकर लगती हैं। मतलब कि भाई इन कुंडियों के ऊपर इतना खतरनाक जादू क्या होता है क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर भाई जितनी भी कुंडियां रहती है वो सब भाई एम्यूट के ऊपर अटैक कर देती हैं। और भाई यहाँ पर एम्यूट चिल्लाकर भाई गालियां दे रहा होता है आयरन ऑफ बॉडी को। लेकिन तभी भाई अपना सो आता है और मार के भाई उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। लेकिन भाई भले ही सो लात से मार रहा है, लेकिन जो कुंडियां हैं वो भाई लोहे की हैं, तो भाई सोहो को भी तो जान पड़ेगा ही। और भाई जो सोहो रहता है सभी चेंज को मार के भाई शैडो रंजन के अंदर भेज रहा होता है। और भाई सोहो को ऐसा करते हुए देखकर जो अपना एम्यूट रहता है मन में कह रहा होता है कि संग सोहो, आखिर में तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर में तुम मुझसे क्या चाहते हो कि तुम खून से लथपथ होते जा रहे हो? और भाई सोहो को भी यहाँ पर समझ में आ चुका है कि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आयरन ऑफ बॉडी क्यों मारा गया शैडो मोनार्क के हाथों। और ऐसा करते हुए वो भाई सोहो की मदद करने लगता है एम्यूट। हमें बस इतना काम करना है कि हमें इन कुंडियों को गेट के बाहर गाड़ देना है। संग सोहो, चलो एक आखिरी संघर्ष करते हैं साथ में। और भाई जो यहाँ पर एम्यूट रहता है वो भाई अपने सोहो को यंग मोनार्क भी कहता है। उसके बाद भाई हम एसिल को देखते हैं जो भाई यहाँ पर सो रही होती है। जैसे कि हमने देखा था कि वो भाई बेहोश हो गई थी, तो भाई यहाँ पर वो आंखें खोलती है तो बेर पूछता है कि चल तू उठ तो गई। और भाई यहाँ पर एसिल बताने लगती है कि जब मेरी पावर्स खत्म हो गई थी तब यंग मोनार्क ने मुझे शैडो रेंजन में भेज दिया था, बिकॉज मेरी एनर्जी खत्म हो गई थी। और उसके बाद में वो भाई एम्यूट के बारे में हालचाल पूछने लगती है। चुप हो जा, वो लोग अभी आराम कर रहे हैं बेवकूफ कहीं की। यंग मोनार्क, आपने फाइनली कर दिखाया। और भाई यहाँ पर सोहो और एम्यूट भाई आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं एक बंदे को जो भाई अपने संग जिनों की प्रोफाइल देखते हुए कह रहा होता है मन में कि संग जिनों के गायब हो जाने के बाद ये सब चीजें शुरू हुई। हंटर्स और गेट्स वाला खेल फिर से शुरू हो गया। मैं हंटर संग जिनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसने मुझे पिछली दुनिया की यादें जो दिखाई। मैंने जल्द ही हंटर एसोसिएशन की स्थापना कर दी। स्टारडस्ट का होना इस चीज का प्रतीक है कि जो पिछली दुनिया में नहीं हो पाया वो इस दुनिया में हुआ। एक सिमुलेटर जो पिछली दुनिया में नहीं था, लेकिन ये बिना किसी दुष्प्रभाव के सभी हंटर्स को ताकतवर बनाने में सक्षम है। अब तक मुझे जो कुछ भी पता चला है कि स्टारडस्ट का व्यापार ली मिनसंग करता है ग्रीम रीपर गिल्ड से, और ये सब वो तब तक कर रहा है जब तक गिल्ड मास्टर लिम टाइग्यू यात्रा पर गए हुए हैं। तो इस मतलब का साफ साफ मतलब है कि ये जो धंधा है वो अकेले ही कर रहा है। और मतलब कहना लगता है कि ली मिनसंग ये सब काम अकेले नहीं कर सकता, और ऊपर से ये सब करना एक अपराध है, इसके पीछे पता नहीं कौन है। तभी भाई हमारे हुजिनचुल के फोन पर फोन आता है, और भाई हुजिनचुल रहता है वो भाई कहता है कि ये बहुत रेयर बात है कि आपका कॉल मेरे पास आया है। और सामने से जो बंदा रहता है वो कहता है कि मैंने आपको सडनली इतनी अचानक कॉल कर दिया तो उसके लिए माफ करना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझसे कभी भी मदद मांग सकते हैं। और इधर से अपना बात कर रहा होता है जिनो, जो कहता है कि मैंने आपके पास फोन इसलिए मिलाया क्योंकि मुझे आपसे कोई काम था। मेरा भांजा जो जल्द में ही उसकी शक्तियाँ जागी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी गेट में ही फंस चुका है। और भाई यहाँ पर जो हुजिनचुल रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि तुम्हारा भांजा, इसका मतलब संग सोहो। तो इसी के साथ ही चैप्टर होता है खत्म। तो बाय बाय।